किला जीतने के लिए किले के नीचे घेरा डाल के बैठे थे। उसमें करप्शन करना था उनको। वो खड़ा हुआ, उसने वो जख्म को तेल लगाया, धूप लगाया और वापस तलवार लेके लड़ने के लिए खड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदिका संजय मरस्कोले। स्वागत करती हूं आपका शैडोज ऑफ स्वराज्य सीरीज में। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मराठा एम्पायर के उन अनसंग वॉरियर्स की जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी इस स्वराज्य के लिए, लेकिन उनके नाम हिस्ट्री में कहीं इतने हाईलाइट नहीं होते। तो इसी के साथ हम आज एक अगले योद्धा की बात करने वाले हैं जिन्होंने युद्ध भूमि में नहीं पर प्रशासन में सबसे ज्यादा अपना योगदान दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयाग जी प्रभु की। तो इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर सचिन जोशी सर, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, रिसर्चर है और लेखक भी है। उनके गढ़ किल्लों के कंजर्वेशन और इतिहास के कामों को देखकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बहुत बड़ा सराह मिला है। शुरू करने से पहले दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रुस्तम राइस, मिलो चलो स्टूडियो एंड समृद्धि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सर हमें बताइए, शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जाने के बाद मराठा एम्पायर की स्थिति क्या थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु 1689 में हुई थी। तो उसके बाद मानो ऐसे हुआ कि जो मेन शिवाजी मराठा डायनेस्टी के रूलर थे उनकी वो चल बसे, और मराठा डायनेस्टी में अभी बचे जो हुए थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे, तो उनका नाम था छत्रपति राजाराम महाराज। तो इन राजाराम महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ फोर्ट पे हुआ, और उसके बाद रायगढ़ फोर्ट पे उन्होंने जो कुछ बिखरे हुए थे मराठा एम्पायर के लोग, जो अलग अलग जगह बिखरे हुए थे, उनको साथ में लिया और उन्होंने ये डायनेस्टी आगे लेके जाने के लिए कुछ प्रयत्न किए। जी। और सर इसी के साथ मेरा जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये रहेगा कि औरंगजेब का मिलिट्री पावर की सिचुएशन क्या थी? शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जाने के बाद औरंगजेब को ऐसे लगा था कि अभी तो जो मराठा एम्पायर के जो मेन रूलर थे वो तो अभी चले गए हैं, और राजाराम महाराज जो थे वो उम्र में छोटे थे, तो अभी यही मतलब एक पॉइंट है कि अभी हम दक्कन में जाके मराठों का पराभव कर सकते हैं या मराठों को हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी तो कोई है नहीं। तो इसलिए औरंगजेब ने पूरी ताकत लगा के वो दक्कन में उतर गया, और खुद औरंगजेब नीचे आया था, और तब उसने रायगढ़ फोर्ट जो था, रायगढ़ फोर्ट कैप्चर कर लिया। जुल्फिकार खान नाम का औरंगजेब का जो सरदार था उसने रायगढ़ फोर्ट जीत लिया। तो जीतने के बाद राजाराम महाराज रायगढ़ फोर्ट पे ही थे, तो राजाराम महाराज को ये पता चला कि ये इतनी बड़ी औरंगजेब की आर्मी के सामने अभी रायगढ़ फोर्ट बचाना मुश्किल है। तो राजाराम महाराज ने ये सोचा कि ये अभी सही वक्त है कि यहाँ से तो पहले निकल जाओ, क्योंकि यहाँ लड़के मरने में कुछ पॉइंट नहीं है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहले हम यहाँ से निकल जाएंगे। शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय में जिंजी नाम का एक फोर्ट जीता था, वो तमिलनाडु में था। तो वो लगभग रायगढ़ से हजारों मील दूर था। तो पहले राजाराम महाराज ने ये सोचा कि यहाँ से निकल के जिंजी जाके बैठना है, और वो जिंजी से जो कुछ करना है वो जिंजी में बैठ के ही करना है, क्योंकि ये लोग अपनी आर्मी लेके वहाँ तक आने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा। तो ये सिचुएशन राजाराम महाराज की थी, और दूसरी तरफ औरंगजेब तो पूरी आर्मी के साथ उतरा था। उसको ये मालूम था कि मराठों के किले जीतने चाहिए, अगर किले नहीं जीते तो मराठों को हराना मुश्किल है, क्योंकि लगभग 350 फोर्ट मराठों के पास थे। तो ये सब फोर्ट जीतने मतलब बिना जीते तो मराठों को हराना मुश्किल था। इसीलिए उसने ये तय किया कि पहले इनको हराएंगे, बाद में आदिलशाही डायनेस्टी है, कुतुबशाही डायनेस्टी है, ये तो 300 साल चलने वाली डायनेस्टी थी, तो इनको भी हराना है, ये भी उसने सोच लिया था। तो पूरी ताकत लगा के वो नीचे दक्कन में उतर के आया था। तो हम जैसे कि जानते हैं कि प्रयाग जी प्रभु ताराबाई के अंडर काम करते थे, तो ताराबाई की डिफेंस स्ट्रैटेजी क्या हुआ करती थी? राजाराम महाराज जब जिंजी चले गए तब यहाँ औरंगजेब से लड़ने के लिए कोई तो चाहिए था। तो
उनकी वाइफ ताराबाई, ये राजा राम महाराज की वाइफ थी, ये यहीं रह गई, वो नहीं चली गई जिंदगी। उसने क्या किया कि उसने 4-5 जो इम्पोर्टेंट लोग थे कि जो शिवाजी महाराज के साथ भी थे, संभाजी महाराज के साथ भी थे, इन लोगों को एक साथ बुला लिया। उनको बताया कि अभी हमें औरंगजेब डायरेक्टली यहाँ नीचे आया है, तो हमें कुछ तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसे लड़ने के लिए। तो उसके साथ कौन कौन थे, तो शिवाजी महाराज का जो अष्टप्रधान मंडल था उसमें एक मंत्री थे शिवाजी महाराज के, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था रामचंद्र पंत अमात्य। तो ये रामचंद्र पंत अमात्य ये इस महारानी ताराबाई जो थी इनके साथ जुड़ गए। उनके साथ परशुराम त्रिम्बक नाम के एक थे, एक संताजी घोरपड़े थे और एक धनाजी जाधव। ये सब लोग जो मुख्य सरदार थे ये ताराबाई के साथ जुड़ गए। ताराबाई महारानी ताराबाई ने इनके साथ बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाई। उसने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि औरंगजेब नीचे दक्कन में उतर गया है, अगर वो नीचे दक्कन में आया है तो ये तो किला लेने की कोशिश करेगा। तो हमें ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि औरंगजेब जब किला जीतने के लिए आएगा तब कोई भी किला, कोई भी हो किला, वो हमें 7 से 8 महीने तक किला लड़ाना है, किला छोड़ना नहीं है या इजीली औरंगजेब को देना नहीं है। 7-8 महीने के बाद क्या करो कि 7-8 महीने के बाद जब बारिश शुरू हो जाती है मई जून में, तो जून आने तक किला अपने पास रखना चाहिए। और जून में ये किला अगर नहीं लड़ सकते हैं तो ये किला हैंडओवर कर दो औरंगजेब को, उन लोगों से पैसे ले लो, पैसे लेने के बाद उसको किला दे दो, बाद में देखेंगे। अभी उसकी स्ट्रेटेजी ये थी कि अभी आदमी नहीं गंवाने हैं, लड़के मैं मर गया वहां पे, तो ये मतलब उस स्ट्रेटेजी में नहीं बैठता था उनके। उसने स्ट्रिक्टली ये कहा कि किसी ने लड़के अपनी जान नहीं देनी है, जब अगर ऐसी सिचुएशन आती है वहां से निकल जाओ, निकलने के बाद में देखेंगे उनका क्या करना है। तो ये स्ट्रेटेजी उसने रखी और इस स्ट्रेटेजी से अगर औरंगजेब को 350 किले जीतने हो तो उसको लगभग 20-25 साल तो आराम से लग जाएंगे, क्योंकि हर एक किला अगर 7-7, 8-8 महीने लड़ता है तो ऐसे 350 किले अगर 7-7, 8-8 महीने लगे तो 25-30 साल तो लग जाएंगे, औरंगजेब रहेगा भी नहीं। तो यही स्ट्रेटेजी से उसने शुरू किया। जब औरंगजेब आया, औरंगजेब की उम्र हो गई थी, 81 के आसपास उसकी एज थी जब वो दक्कन में आया था। तो उसके बाद ये हुआ कि वो जो सरदार लेके आया था तो उनको भी ये पता था कि औरंगजेब की एज हो गई है, तो ये भी औरंगजेब को मतलब कई बार झूठ बोल के मैंने यह किला लिया है, ऐसे झूठ बोल के उनको उसको बता देते थे। लेकिन औरंगजेब को भी ये पता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन औरंगजेब की सिचुएशन ऐसी थी कि वो पता होते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास जो लोग थे उनको ही लेके उसको नीचे जाना था, दक्कन में आना था। तो बहुत से ऐसे लोग थे वो किला जीतने के लिए किले के नीचे घेरा डाल के बैठते थे और घेरा डाल के बैठे ही रहते थे, मतलब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गया वो बैठे ही रहते थे। क्योंकि उनको क्या चाहिए था कि औरंगजेब की तरफ से जो खर्चा मिलता है वो घेरा डालने के लिए, उसमें से जो पैसे आते हैं उसमें करप्शन करना था उनको। वो करप्शन करते थे उसमें और उससे पैसे निकालते थे। इसीलिए वो अगर वो कोई सरदार है वो किला जीतने के लिए गया और 1 महीने में जाके किला जीत के आए तो उसको कुछ पैसे मिलेंगे ही नहीं ना। इसीलिए उसको इंटरेस्ट था कि घेरा डाल दो, बैठो आराम से, 1-1 साल जितना पैसा आता है उतना आने दो, बाद में ऊपर के लोगों से बातचीत करके वो किला टेक ओवर कर लो, उनको पैसे देके उनको किले के बाहर जाने दो और उसके बाद अंदर औरंगजेब को बोल दो कि मैंने किला जीता है। ऐसे ये सब लोग कर रहे थे और औरंगजेब को भी मालूम था कि ये सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, फिर भी औरंगजेब इनके ऊपर ही डिपेंड था। इसीलिए औरंगजेब जब दक्कन में आया तो ताराबाई ने इसीलिए ये स्ट्रेटेजी बनाई कि एक किला लड़ो, जितना हो सके उतना लड़ो, बाद में अगर वो पैसे ऑफर करते हैं तो पैसे ले लो, किला छोड़ दो, बाद में हम वापस किला ले लेंगे। तो जैसे राजगढ़ जीता औरंगजेब ने, तोरणा जीता, तो ये सब किले जीतने के बाद जब वो एक किला जीत के दूसरे किले की तरफ चला गया तो पहले किले पे उसने 200-400 उनके लोग रखे हुए थे और बाद में मराठों ने आके इन लोगों को भी हरा दिया और वापस किला जीत लिया।
तो यही स्ट्रेटेजी से चल रहे थे कि एक किला अगर उसको देना है, औरंगजेब जीतता है और जीतने के बाद आगे जाता है तो पीछे वाला किला कैप्चर कर दो। इसी स्ट्रेटेजी से ताराबाई ने शुरुआत की और प्रयाग जी प्रभु इसी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट थे। जी। तो सर, जब अजिंक्य तारा और सातारा किला जब जीता गया तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी और क्या सच में औरंगजेब आए थे वहां पे? औरंगजेब खुद ये किला जीतने के लिए आया था। जी। पहले उसने, जैसे मैंने बताया कि राजगढ़, तोरणा ये किले जीते, उसमें आगे कुछ चंदन वंदन नाम के किले हैं, वो जीतने के बाद वो सातारा डिस्ट्रिक्ट में आया। जी। सातारा डिस्ट्रिक्ट में अजिंक्य तारा, ये सातारा गांव में ही है ये किला, और सिटी में लगभग एक 250 मीटर का एक पहाड़ है, उसके ऊपर ये किला बनाया गया है। और ये किला बहमनी पीरियड से बनाया गया था, मतलब लगभग 14 सेंचुरी का ये किला है। उसके बाद ये आदिल शाही डायनेस्टी में किला आया था और उसके बाद ये मराठों के पास किला आया। औरंगजेब का लड़का मुअज्जम ये सज्जनगढ़ पे रामचंद्र पंत अमात्य थे, उनके पास चला गया। उसने उनसे बात की और उसने बताया कि ये किला आप हमें दे दीजिए और आपको जो पैसा चाहिए उतना हम दे देंगे। तो रामचंद्र पंत अमात्य ने बोला ये नहीं होगा, हम किला लड़ने वाले हैं तो किला आपको नहीं मिलेगा। तो ये वापस आया सातारा में, औरंगजेब को भी बताया कि ये मान नहीं रहे, ये किला नहीं दे रहे। तो औरंगजेब ने फिर खुद ने ये तय किया कि अभी कोई चांस ही नहीं है, या किला हाथ में ही नहीं आ रहा है, 4 लोग अलग अलग जगह पे घेरा डाल के बैठे हैं, फिर भी हाथ में नहीं आ रहा है, तो अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो औरंगजेब ने ही खुद एक स्ट्रैटेजी बनाई। जो फोर्ट की जो फोर्टिफिकेशन वॉल है उसमें एक बैस्टियन है, बुरुज जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, तो बुरुज जो था उसका नाम था मंगड़ाई बुरुज, क्योंकि ऊपर एक मंगड़ाई नाम की देवी का टेम्पल था, तो ये इसीलिए उसका नाम मंगड़ाई बुरुज था। तो ये मंगड़ाई बुरुज के नीचे एक छोटा सा टनल बनाना है, ऐसे उसने डिसाइड किया। और टनल बनाने के बाद उसके अंदर एम्यूनिशन भरना है, और एम्यूनिशन भरने के बाद वो जब उड़ा देंगे तो ये बैस्टन का नीचे गिर जाएगा या पत्थर उसके गिर जाएंगे और अंदर आने के लिए जगह मिल जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी औरंगजेब ने बनाई थी। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम था कि वो बैस्टियन जो है उसके नीचे, उस बुरुज के नीचे जाके गड्ढा बनाएगा कौन? जो छोटा टनल बनाना है वो बनाएगा कौन? क्योंकि ऊपर से तो लोग देखेंगे उसको, अगर कोई कुछ वहाँ करने के लिए आया तो इसीलिए वहाँ जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो औरंगजेब ने उसके जो लोग थे उसमें एक बात बताई कि जो कोई भी वहाँ जाके एक मिट्टी का गमेला लेके नीचे आएगा तो उसको एक सोने की मोहर दी जाएगी। तो ये जब मतलब इतना पैसा दे रहे हैं तो कुछ लोग अपने जान पे दाव लगाने के लिए तैयार हो गए वो। तो कुछ लोगों ने वहाँ जाके वो टनल बनाया, और टनल बनाने के बाद मिट्टी निकाल के वहाँ एम्यूनिशन उन लोगों ने भर दिया, और उसके एक जो उड़ाने के लिए जो धागा रहता है वो धागा लेके ये नीचे तक लेके आए। धागा मतलब वहाँ धागा लगा, जैसे हम पटाखा लगाते हैं ना, उसके जो धागा होता है उसको लगाने के बाद वहाँ जाके वो एम्यूनिशन ब्लास्ट हो जाएगा और बुरुज नीचे आ जाएगा। तो एक दिन तय हो गया कि एक दिन ये शुरू करना है, ये उड़ाना है, और उसी समय वहाँ जाके वो किले के ऊपर अटैक करना है, ये इन्होंने तय किया। तो ये तय करने के बाद वो एक मुहूर्त निकाला एक दिन का। वो मुहूर्त के समय औरंगजेब को वो सब लोग पालकी में बिठा के लेके वहाँ आ रहे थे, वो ढोल ताशा वगैरह बजा के वहाँ उस जगह तक औरंगजेब को लेके गए। किले के ऊपर जो लोग थे वो लोग ऊपर से ही देख रहे थे कि ये नीचे कुछ तो चल रहा है, वो ऐसे पालकी चल रही है, ढोल ताशा वगैरह चल रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है नीचे, और ये सब गाजा वाजा वगैरह एकदम चल रहा है। तो ये सभी लोग इंक्लूडिंग किलेदार प्रयाग जी प्रभु, ये सब लोग उसी बुरुज के ऊपर खड़े हो गए, मंगड़ाई बुरुज, और उसी बुरुज के ऊपर से वो सब देख रहे थे कि नीचे क्या चल रहा है। तो औरंगजेब वहाँ चला गया। औरंगजेब वहाँ जाने के बाद औरंगजेब ने वो बत्ती दे दी उसको, और औरंगजेब ने अपनी कुछ आर्मी, ये जो मंगड़ाई बुरुज है उसके पास में एक दीवार है, फोर्टिफिकेशन है, तटबंदी, वो दीवार के पास छुपा के रखी थी। मतलब ये बुरुज गिरने के बाद
इमीडिएटली वो आर्मी किले के अंदर एंटर करेगी, इसलिए वो स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो ये औरंगजेब ने बत्ती दे दी। बत्ती देने के बाद वहाँ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बाद ये सब मराठे इसके ऊपर ही खड़े थे, उसी बास्टन के ऊपर। तो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में ऐसा आया है कि ये हवा में उड़ गए, ये मराठे बहुत सारे लोग ऐसे हवा में उड़ गए, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे। और ये बुरुज नीचे गिर गया, उसके पत्थर नीचे गिर गए, वहाँ नीचे अंदर आने के लिए एक रास्ता बन गया। तो ये सब होने के बाद वो ब्लास्ट इतना जोर का हुआ, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से औरंगजेब के लोग जिस फोर्टिफिकेशन वॉल के पास छुपे हुए थे, वहाँ की फोर्टिफिकेशन वॉल उल्टी उनके ऊपर गिर गई। तो वापस ये लोगों के ऊपर गिरने की वजह से वहाँ भी एकदम धुआं भी हुआ, वहाँ भी सब पत्थर वित्थर गिर गए, वहाँ बहुत से लोग मारे गए, यहाँ अंदर मराठों के लोग मारे गए थे। एकदम सब जगह धुआं फैला हुआ था, किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो औरंगजेब के लोग भी अंदर नहीं आ पा रहे थे, ये लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और नीचे से भी कोई आ नहीं सकता था। तो हुआ ये कि ऊपर ये जो मराठे थे वो ढूंढ रहे थे कि अपना किलेदार कहाँ है, प्रयाग जी प्रभु। प्रयाग जी प्रभु को ढूंढने के लिए सब वहां भाग रहे थे इधर उधर, किसी को भी वो नहीं मिल रहा था। तो एक मिट्टी का ढेर था, उस मिट्टी के ढेर में एक कपड़े का टुकड़ा दिख रहा था। तो किसी ने तो पहचाना कि ये कपड़े का टुकड़ा जो है वो ये प्रयाग जी प्रभु का ही है, शायद ये इस मिट्टी के ढेर के नीचे होगा। तो सब लोगों ने मिट्टी निकाली, तो नीचे प्रयाग जी प्रभु था, उसको जख्म हो गए थे लेकिन वो जिंदा था। वो खड़ा हुआ, उसने वो जख्म को तेल लगाया, धूप लगाया, और वापस तलवार लेके लड़ने के लिए खड़ा हो गया। उसने लगभग 4-5 घंटे में वापस वो मंगलाई बुरुज जो था वो टेम्पररी तरीके से वापस खड़ा कर दिया, और 4-5 घंटे में ये बुरुज और वो फोर्टिफिकेशन वॉल ये सब खड़ा कर दिया उसने। तो ये इतना मतलब ये बहुत रेयर चीज है कि इतने कम समय में इतना वेस्टर्न वापस से खड़ा करना। मतलब उसने सिर्फ पत्थर रख के उसको टेम्पररी खड़ा किया था, लेकिन जितना खड़ा किया था उससे कोई भी ऊपर आ नहीं सकता था, ये सिचुएशन तक उसने लाके रखा था। तो ये होने के बाद औरंगजेब को जब ये पता चल गया कि प्रयाग जी प्रभु जिंदा था, उसने ये सब किया, और बाद में वापस सिचुएशन वही हो गई, औरंगजेब नीचे, मराठे ऊपर, उसको किला नहीं जीत पा रहे थे। बाद में उसके बाद 2 महीने चले गए। 2 महीने जाने के बाद औरंगजेब की स्ट्रैटेजी तो पूरी फेल हो गई, प्रयाग जी प्रभु को भी कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग मराठों के मारे गए, बहुत ज्यादा लोग मुगलों के मारे गए। तो ये होने के बाद 2-3 महीने होने के बाद फिर भी किला नहीं हाथ में आ रहा था। तो वापस ये मुअज्जम, औरंगजेब का बेटा, वहाँ सज्जनगढ़ पे गया। उसने रामचंद्र बनता अमात्य को रिक्वेस्ट की कि आप मुझे दे दीजिए किला, नहीं तो औरंगजेब हमें मार डालेगा। तो उसने अपने रामचंद्र बनता अमात्य ने एक आदमी भेजा सातारा किले के ऊपर। उसने प्रयाग जी प्रभु से बात की कि किले की सिचुएशन क्या है, एम्यूनिशन है क्या, अनाज मिनाज वगैरह है क्या किले के ऊपर। तो उसने बोला अभी तो सब खत्म होने के लिए आ रहा है, क्योंकि लोग भी बहुत मारे जा चुके हैं और यहाँ अनाज नहीं है, एम्यूनिशन भी बहुत कम है। तो ये मैसेज उन्होंने रामचंद्र पंत अमात्य को दे दिया। तो रामचंद्र पंत अमात्य ने मुअज्जम से डील की। मुअज्जम को बोला कि तुम लोगों को हमें इतना पैसा देना होगा, हमारे किले के ऊपर जितने लोग हैं उनको हथियार, उनके हथियार जो है वो हथियार सहित उनको सेफली किले के बाहर लेके जाना पड़ेगा, आपको उनको कॉरिडोर देना पड़ेगा, फिर आपको किला हाथ में हम दे सकते हैं। तो ये सब डील हो गई और इस डील के बाद वो किला औरंगजेब को हैंड ओवर कर दिया। और औरंगजेब उस किले के ऊपर 200-300 आदमी रखे, और वो उसके आगे एक वसंतगढ़ नाम का फोर्ट है, इस वसंतगढ़ फोर्ट को जीतने के लिए औरंगजेब वहां चला गया। तो सर औरंगजेब ने जब वो सातारा का किला हासिल किया उसके बाद क्या सिचुएशन थी? एक्चुअली औरंगजेब ने वो किला हासिल किया, मतलब पैसे देके खरीदा था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उनके औरंगजेब को ये किला मिला, तो मिलने के बाद उसने 200-300 आदमी वहाँ रख दिए, और उसके बाद वो नेक्स्ट किला जीतने के लिए चला गया, जो किला कराड़ नाम का गांव है उसके पास है, वसंतगढ़ उस किले का नाम है। तो ये जब औरंगजेब वहाँ चला गया तो उसके बाद 6-7 महीने बाद
इमीडिएटली ये जो अपने प्रयाग जी प्रभु थे और रामचंद्र मंता अमात्य ने प्रयाग जी प्रभु को बोला कि आप अभी चले जाओ और वो सातारा किला जीत लो। तो प्रयाग जी प्रभु को तो ये किला हर तरफ से मालूम था, क्योंकि ये सब लोग यहीं के थे, किले के ऊपर बहुत साल गुजारे थे इन लोगों ने, तो इनको ऊपर जाने के रास्ते, छुपे रास्ते, चोर दरवाजे वगैरह सब मालूम थे इनको। तो ये आराम से किले के ऊपर चले गए। वो 300 लोगों को हराना कुछ मुश्किल नहीं था, आराम से उनको हराया और वापस किला अपने पास रखा। तो मतलब औरंगजेब से इन्होंने पैसे भी लिए, पैसे लेने के बाद औरंगजेब जब चला गया तो वापस किला भी जीत लिया। तो ये जो सिचुएशन थी औरंगजेब की कि एक किला जीतने के बाद जब वो आगे जाता था तो दूसरा किला वापस मराठे जीत लेते थे। तो ये सभी जगह औरंगजेब को देखने के लिए मिला, राजगढ़, तोरणा, ये सातारा, बाद में वसंतगढ़, और ऐसा करते हुए औरंगजेब यहीं घूमने लगा। औरंगजेब ने यहाँ आके आदिल शाही खत्म कर दी बीजापुर की 1686 में। उसके बाद 1686 में कुतुब शाही खत्म कर दी, जो 300 साल ये डायनेस्टी चल रही थी, ये खत्म कर दी। लेकिन उसको मराठों को खत्म करना नहीं आया। वो यहाँ कोई भी नहीं था, शिवाजी महाराज नहीं थे, संभाजी महाराज नहीं थे, राजाराम महाराज भी नहीं थे, फिर भी अकेली महारानी तारेबाई ने इन सब लोगों के साथ मिलके औरंगजेब को टक्कर दी और औरंगजेब की यही मृत्यु हो गई। जब वो दक्कन में ये किले जीतने के लिए उतरा तब यहाँ से वो वापस दिल्ली या आगरा जा नहीं पाया। यहीं पे अहमदनगर, जिसे आज हम अहिल्या नगर बोलते हैं, वहीं उसकी मृत्यु हो गई और उसको औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजी नगर के पास वहाँ कुल्ताबाद में दफनाया गया। तो ये ऐसे प्रयाग जी प्रभु जैसे बहुत से अलग अलग वॉरियर्स है कि जो एक रुद्राजी अनंत है या एक रामसेज किले के ऊपर एक वॉरियर है, तो इन लोगों के कहीं हिस्ट्री में नाम ही नहीं है। मतलब रामसेज का किला जिसने लड़ाया वो उसका नाम ही नहीं है, हिस्ट्री में पता ही नहीं है। तो ये इसलिए होता है कि लैक ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन जो लड़े और जो लड़ाई में शहीद हो गए वही हीरो नहीं होते, जो लड़ाई करके जिंदा भी रहे वो भी हीरो होते हैं। ये हिस्ट्री हमें पढ़ाती है जी। तो जैसे कि सर ने बोला कि हिस्ट्री हमें यही पढ़ाती है कि जो लड़े और वही सिर्फ स्वराज्य के लिए काम नहीं करते, जो जिंदा थे और उन्होंने पूरे स्वराज्य को अपना जीवन समर्पित किया, वो भी स्वराज्य के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड में धन्यवाद सर, आपने हमें साथ दिया और हमें बताया कि कैसे प्रयाग जी प्रभु का कंट्रीब्यूशन था इस पूरे सिलसिले में। और स्पेशल थैंक्स टू रुस्तम राइस, मिलो चलो स्टूडियो और समृद्धि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जिन्होंने ये एपिसोड को पॉसिबल बनाया। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और एक अनसंग नए वॉरियर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय भवानी, जय शिवराय।